Assalamu alaikum everyone. Hopefully I'm audible. Sir Amir, could you please confirm? Yes, sir, you are audible. Okay, sir. Today we are going to start our second module, which is reading. Today we will discuss about tips, traps, distractions, and all reading types of questions which are given in the reading module. And from tomorrow we will practice with these tips and tricks and how to manage, how to avoid these distractions. And also at the on Friday we will do a complete reading test. I'm sharing my screen. First of all, we will have to check, we will need what are the reading questions, how can we start, and how many paragraphs. Yesterday someone requested about mock session for listening, and only one participant joined, and after first part of the listening they also left the meeting. So it is good if you join to complete the full test, because uh, they said that please repeat this audio again, and I told that this is not a r- practice test which I we use normally. It is a IELTS simulation, and we it is not possible to repeat that audio. So after that they will left, and I only participated in that test and got 7.5 for that test. So hopefully screen is visible. Yes, Could sir. you? Yes, okay. In IELTS reading, there are two types of reading. One is for academic and one is for general training. General training, you guys know about immigration and work purpose related, and here we are not all for that purpose to do the IELTS. So we will discuss only academic purpose. In academic IELTS reading, there are three paragraphs, three passages, and 40 questions. We have only 1 hour to complete all 40 questions. It means 1.5 minute for each question. अगर हम उसको तीन पैराग्राफ्स को 20-20 मिनट में डिवाइड करें तो हमारे तीनों पैराग्राफ्स जो हैं वो 60 मिनट में इजीली हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक ही पैराग्राफ हमसे बमुश्किल आधे घंटे से ज़्यादा टाइम में होगा। तो इस तरह हमारा एक पैराग्राफ रह सकता है। हम कोशिश क्या करते हैं कि हम जो पहला पैराग्राफ होता है वो ईज़ी होता है दूसरे 2 पैराग्राफ की निस्बत। देन जो सेकंड पैराग्राफ है वो थोड़ा-सा हार्ड होता है,
थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है, और द थर्ड वन इज मोस्ट हार्डेस्ट। सो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ईच पैराग्राफ को, जो रीडिंग वाला पार्ट है और उसके आंसरिंग वाला पार्ट है, उसको 15 से 17 मिनट में कंप्लीट करें। ज़्यादा सुजेस्ट यही किया जाता है कि आप हर पैराग्राफ को 17 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें, कि 3 मिनट आपके पास हों तो आप उसको रिवाइज कर सकें। इसमें एक ही बार में होता है, जैसे आइट्स में लिसनिंग में 4 पार्ट होते हैं, तो इस तरह इसमें नहीं होता कि जी अब ये पार्ट शुरू हो गया, अब दूसरा हो गया, अब तीसरा। इसमें एक ही बार में आपको तीनों पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, टाइमर लगा होता है 1 घंटे का, और आपने बस उसमें पूरे करने होते हैं। अच्छा, इसमें एक टिप ये है कि मैंने कहीं से सुना था कि अगर हम हर एक क्वेश्चन को कम करने के बाद टाइम देखेंगे, तो इस तरह हम स्ट्रेस में जा सकते हैं, हमें फील होता रहेगा जी टाइम कम रह गया है, हमारा काम ज़्यादा रह गया है। तो इसके लिए कोशिश करें कि जब भी आप टेस्ट दें तो कम से कम 5 क्वेश्चन करने के बाद टाइम देखें, ना कि हर एक क्वेश्चन करने के बाद टाइम देखें। सामने घड़ी लगी होती है, तो ये नहीं कि जी हम एक कर लिया तो अब देखें कितना टाइम रह गया, हमने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया है। तो 5 क्वेश्चन करने के बाद टाइम देखें, ताकि आपको एक फील महसूस हो कि आपने कुछ कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड है जी, उस पे हम जाएंगे तो उस पे हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इनमें। मैंने बता भी दिया है कि जो पहला होता है वो मार्जिनली इजी होता है, सेकंड वन थोड़ा टफ होता है, द थर्ड वन इज मोस्ट टफ। इसकी टाइप्स जो होती हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि आपने एक पैराग्राफ है दिया हुआ है, उसके आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं और मल्टीपल ऑप्शंस दी हुई हैं कि इनमें से कोई आप सिलेक्ट करें। इस तरह का हो सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आगे 4 ऑप्शन दी हुई हैं, आपने उनमें से A B C D सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ट्रू फॉल्स जो होता है, ट्रूथ तो हमें पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इसको हमने ट्रू कर देना है या यस नो कर देना है। फॉल्स में भी पता चल जाता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दी हुई इंफॉर्मेशन से, तो इसका मतलब है वो फॉल्स है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो इसका मतलब है नो है। जबकि ये जो नॉट गिवन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो वर्ड दिया होता है जो ट्रू में होता है, और वो इस तरह दिया होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि क्या ये इंफॉर्मेशन ठीक है या फिर गलत है। हमने बस फोकस उस पे करना है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, अगर तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेलेवेंट है तो फिर ठीक है, अगर रेलेवेंट नहीं है तो कंट्राडिक्ट कर रही है तो रॉन्ग है। और अगर वो किसी और हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर सवाल में पूछा गया है कि क्या बादशाही मस्जिद लाहौर में है, और आंसर में दिया हुआ है, आंसर जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में, पैसेज में, उसमें लिखा हुआ है कि जी बादशाही मस्जिद न्यू दिल्ली में भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा बादशाही मस्जिद तो है, लेकिन वो लाहौर के हवाले से नहीं बताई, वो किसी और सिटी के हवाले से बताई हुई है, तो इस वजह से हम उसको नॉट गिवन में कर देंगे कि हमारी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी हुई, कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई है। देन उसमें ये भी होता है कि जो कंपल्सरी थिंग्स होती हैं वो उन्होंने पैराफ्रेज की होती हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, पैराफ्रेज की होती है। सिनोनियम्स दिए होंगे। ये भी होता है कि एक पूरा सेंटेंस दिया हो, उसका जो मीनिंग है वो हमें पता चल रहा हो कि ये ठीक है या नहीं ठीक।
एग्जैक्ट वो ये नहीं बताएंगे कि जी ये जो वर्ड है इसका मतलब ये है या इसका सिनोनियम ये है, यही दिया हुआ हो। वो ये भी बाज़ औक़ात होता है कि पूरा एक सेंटेंस दिया हो और उसका जो मतलब है वो एक वर्ड बन रहा हो। लाइक अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, मैं फ़र्ज़ करूँ अगर एक्सप्लेन करूँ इन डाटा को, तो डाटा क्या है? डाटा हमारी जो मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, ऑडियो वीडियोज़ हैं, न्यूमेरिक्स हैं, ये सारे को मिला के डाटा बनता है। तो वहाँ पे हो सकता है डाटा ना दिया हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो। तो इसको भी गौर से हमें देखने की ज़रूरत होगी कि क्या ये जो सेंटेंस है इसका मतलब एक वर्ड बन रहा है कि नहीं। देन उसके बाद आता है जी आइडेंटिफाइंग व्यूज एंड क्लेम्स, यस नो, वो भी हमने कर लिए हैं। मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी कि एक चीज़ अगर दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इंफॉर्मेशन को मैच करना है। लाइक 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आगे जो हमें लिस्ट दी गई है वो 7 की दी गई है और बताया ऊपर लिखा हुआ है कि जी ये इंफॉर्मेशन हर एक के अकॉर्डिंग मैच करें। जैसे लिसनिंग में था कि एक अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो 3-4 नाम दिए हुए हैं और आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 6-7 लिखी हुई हैं, तो हर एक के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी होगा कि एक ना कुछ वर्ड दिए गए होंगे, कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे और उनकी जो लिस्ट है उनके अकॉर्डिंग वो आगे दी हुई होगी कि इनमें से मैच करें कौन सी लिस्ट किसके साथ जा रही है। और वो जो आंसर होंगे वो सारे हमें पैराग्राफ में, पैसेजेस में दिए हुए होंगे, वहीं से हमने देख के फिर उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना होगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले हमें जो पैसेज है वो रीड कर लेने चाहिए फ़ौरन, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या है। और कुछ कहते हैं कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और उनके कीवर्ड्स हाईलाइट करने चाहिए। जो कीवर्ड्स हाईलाइट करने वाली बात है वो दुरुस्त है। हमें क्वेश्चन में भी और पैराग्राफ में भी स्पेसिफिकली नाम किसी चीज़ का, किसी जगह का नाम, डेट्स और जो नाउन टाइप चीज़ कोई भी हो उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट कर लें, क्वेश्चन में भी और आंसर में, पैसेज में भी। देन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पैराग्राफ को पढ़ के तो फिर हम आंसर करें, क्योंकि हमें सिर्फ उनका एक आइडिया लेना होता है कि इस पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है, उसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उनके लिए हमें क्या करना होगा आगे हम जाके डिस्कस करेंगे भी वन टू वन सारे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन पढ़ने होंगे और उनके अकॉर्डिंग हमें पैराग्राफ में से एक स्कीम एंड स्कैनिंग स्कीम करके हमें आइडिया निकालना होगा कि इस पैराग्राफ का आइडिया क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह ये ज़रूरी नहीं है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ें या आंसर पढ़ें। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी जो क्वेश्चन टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको लेके चलना होता है। कहीं पे हम पूरा स्कैन कर रहे होते हैं पैराग्राफ को, किसी जगह पे हम सिर्फ स्किम कर रहे होते हैं कि एक उसका ग्लिम्स ले रहे होते हैं कि क्या है इसमें। कहीं पे हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग जाके हाई कीवर्ड देखेंगे कि क्या कीवर्ड इसमें दिया हुआ है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द असद यकूब, ही इज आल्सो अ आइल्स ट्रेनर इन पाकिस्तान। वो कहता था कि आपका जो मेन कीवर्ड है ना उसके 2 लाइनें ऊपर और 2 लाइनें नीचे पढ़ लें तो आपको आंसर समझ आ जाएगी। ये भी होता है कि जो आपका आंसर है वो पीछे वाली सेंटेंस में दिया हुआ हो और जो मेन कीवर्ड है, लाइक अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजी एक वर्ड है, वो आपका कीवर्ड बन रहा है और वो आप क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और पैराग्राफ उससे पैराग्राफ के मिड में वो वर्ड आ रहा है और उससे आगे एक सेंटेंस बन रहा है।
तो आपने ये नहीं देखना कि जी साइकोलॉजी तो वर्ड यहाँ पे शुरू है तो इसके बाद आंसर होगा। हो सकता है उससे रिलेटेड जो आंसर है वो पीछे वाले सेंटेंस में दे दिया गया हो। तो इसलिए दो लाइनें, एक कीवर्ड से ऊपर और दो नीचे, अगर आप लोग गौर से देख लेंगे तो आपको आसानी से उसका समझ आ जाएगा कि क्या इसका आंसर है। रिसेंटली अभी हमने एक टेस्ट किया था, तो उसमें क्या था कि जो आंसर दिया हुआ था वो एंड पे जाके और इस तरह दिया हुआ था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि आंसर है क्या इसका। हमने कोई उसको 4 बार पढ़ा, फिर जाके हमें कुछ समझ आई कि ये आंसर क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि वो इस तरह घुमा के और डिस्ट्रैक्शन डाली होती है उन्होंने कि आप बेसिकली, ये जो टेस्ट होता है आइल्स का, ये हमारी इंग्लिश चेक करने का होता है, ना कि कोई उन्होंने इससे इनाम लेना है कि जी कौन से लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है कौन से कम। ये बेसिकली टिप्स एंड ट्रैक्स ही हैं जिनके ज़रिए हम इसको क्लियर करते हैं। और ये एक आइल्स का एक सिर्फ हमारी वोकेबलरी और स्ट्रेस में हम किस तरह अपने आप को मैनेज करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारा टेस्ट होता है। देन उसके बाद आती है जी मैचिंग इंफॉर्मेशन के बाद मैचिंग हेडिंग्स हैं। ये भी जैसे मैचिंग इंफॉर्मेशन है इसी तरह मैचिंग हेडिंग को भी इसी तरह ही हमने देखना होता है कि कुछ हेडिंग्स दी हुई होती हैं, कुछ आपको हेडिंग्स दी गई होंगी और बताया हुआ होगा कि ये जो पैराग्राफ है इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कौन सा पैराग्राफ किस हेडिंग के साथ मैच करता है। इसके लिए क्या कहा जाता है कि आप ज़्यादा इस पे फोकस ना करें, मैचिंग हेडिंग वाले पे। अगर तो आप इजी कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। और कोशिश करें इसको एंड पे रखें, क्योंकि आपने एक पूरे पैराग्राफ का एक आइडिया बताना होता है कि ये किस हेडिंग के साथ जा रहा है। ऐसा भी होता है कि शुरू में आपको लग रहा हो कि ये आइडिया जो है इस हेडिंग के साथ मैच कर रहा है, लेकिन मिड में जाके कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, डिस्ट्रैक्शन हो जाए कि ये आइडिया तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये तो इस हेडिंग के साथ मैच कर रहा है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको एंड पे रखें, ताकि आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। नहीं तो 1-2 मार्क्स इसके होते हैं, तो इस पे इतना टाइम आप ज़ाया ना करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाली बात होती है हेडिंग मैचिंग वाली। इसको एंड पे ही कोशिश करनी चाहिए कि रखें। देन उसके बाद है मैचिंग फीचर्स। कुछ की वर्ड हाईलाइट किए होंगे कि ये जो फीचर है ये किस पैराग्राफ में की किस ऑथर ने या किसने बात की है, उसके अकॉर्डिंग ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये भी हेडिंग मैचिंग की तरह ही है फीचर। ये तो हम जब हाईलाइट कर लेते हैं, आगे हम जाके देखेंगे भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये आसानी से हम निकाल सकते हैं कि ये फीचर, इसका ज़्यादातर ये पैराफ्रेजिंग होती है, तो उसको हम देख लेते हैं कि ये किसके साथ मैच कर रहा है और किसके अकॉर्डिंग ये जा रहा है, किस पैराग्राफ में ये कीवर्ड दिया हुआ है, तो उसको हम ढूंढ लेते हैं। जबकि ये जो ऊपर मैंने पहले बताया है मैचिंग हेडिंग वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये एंड पे ही कोशिश करनी चाहिए कि रखें। मैचिंग सेंटेंस एंड, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और आगे कुछ एक लिस्ट दी गई होगी, तो बताया हुआ होगा कि ये जो एंड पे वर्ड आ रहा है ये इन इस लिस्ट में से कौन सा है, वो मैच करना होता है। और वो जब हम पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं तो तब हमें वहां से आइडिया होता है, वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता, वो भी सिनोनियम होगा या पैराफ्रेज्ड होगा। तो एक उससे हमें फिर आइडिया होता है कि ये जो वर्ड एंड पे इसके आ रहा है ये क्या हो सकता है। वो एक लिस्ट नहीं होगी वर्ड की, एक के अकॉर्डिंग एक ही नहीं होगा। अगर 5 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं ये सेंटेंस एंडिंग वाले, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग वाले, तो आगे लिस्ट में 7-8 होंगे। तो उनमें से हमने फिर देखना होता है कि कौन सा वर्ड एंड पे आ सकता है सेंटेंस के। देन सेंटेंस कंप्लीशन है, समरी कंप्लीशन है, नोट कंप्लीशन और टेबल कंप्लीशन। ये सारे ब्लैंक्स होते हैं कि उस जो हमने पैराग्राफ में पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम होता है कि वहाँ पे
एम्प्टी स्पेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वन वर्ड होता है, हो सकता है कि भी टू वर्ड्स भी हों या नंबर हो। तो उसके जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग ही इसको करना है। अगर आप वहाँ पे दिया हुआ है वन वर्ड एंड अ नंबर, तो इसका मतलब है कि एक वर्ड और नंबर होगा, लेकिन हम उन दोनों को वर्ड में नहीं लिख सकते। अगर 15 लिखा हुआ है एज अ नंबर, तो हम उसको इंग्लिश में 15 नहीं लिख सकते। इस तरह वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ऊपर लिखा है कि वन वर्ड एंड अ नंबर। तो इस तरह जहाँ पे वन वर्ड एंड टू नंबर होगा, तो वहाँ पे हम हो सकता है एक से ज़्यादा नंबर की ज़रूरत हो। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहले उनको पढ़ना चाहिए, ताकि हमें नीचे जो क्वेश्चन बाज़ औक़ात ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि ये तो 3 जो वर्ड है ना, यही इसका बन रहा है आंसर, तो हम उसको अब लिखें कैसे? हमें तो एक लिखना है। तो ऐसा फ़ील होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट उसका जो आंसर है वो नहीं होता जो हमें फ़ील हो रहा होता है। तो इसलिए हमें बड़े गौर से इसको पढ़ने की ज़रूरत होती है पैराग्राफ को, ताकि हमें उसका जो एक आइडिया है वो समझ आए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका मतलब लिखना होता है, वर्ड लिखना होता है, और ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो वो। लाइक अगर जैसे यहाँ पे समरी लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ पे समरी के आगे ब्लैंक स्पेस समरी के लिए दी हुई है, लेकिन आगे जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल के लिए दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि फिर हम उसको समरी लिखें, हम फिर समरीज लिखेंगे, क्योंकि हमें आगे जो उसका साथ हेल्पिंग वर्ब है उसको भी देखना है कि वो क्या कह रहा है। तो इस तरह ग्रामेटिकली जो करेक्ट होगा वही आंसर हमारा ठीक होगा। देन फ्लो चार्ट भी है, ये हमने लिसनिंग में भी देखा था कि एक इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसके अकॉर्डिंग कुछ लिस्ट दी होगी, तो वो फ्लो चार्ट में उसके अकॉर्डिंग हमने उसको फिट करना होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके साथ मैच कर रही है। डायग्राम लेबले वाला जो है ये भी हमने लिसनिंग में भी देखा था कि रीडिंग पैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और आगे एक डायग्राम दी होगी, और वहाँ पे लिखा होगा, नंबर दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर, कि कौन सा जो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है वो किस डायग्राम के कौन से हिस्से से मैच कर रहा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे 2 3 से 4 वर्ड का आंसर भी हो सकता है। ये मैंने अभी तक नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा हो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला, तो काइंडली आप बता सकते हैं। मैंने ये अभी तक जो रीडिंग की है उसमें मैंने इसको नहीं देखा है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहीं भी आया हो, क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तभी वो ठीक होगा, अगर ग्रामेटिकली थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो वो आंसर गलत हो जाता है। If you have any question, please ask. Then we will move forward to discuss all these question types. Saramir, are you there? Anyone, if you have any question, please do ask. मैम रब्या, आप कॉल में हैं? मैम रब्या? सर आई थिंक मैम राबिया नहीं है कॉल में। Okay, thank you. Okay,
अभी जो हमने क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस किए हैं, अब उनके हवाले से स्किल्स क्या हैं, क्या वो उसमें देखना चाह रहे हैं, और जो टिप्स हैं वो क्या हैं जिससे हम उन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले मैचिंग हेडिंग टाइप्स है। इसमें बताया हुआ है कि एम क्या है, कि सेक्शन जो पैराग्राफ है उसको अंडरस्टैंड करना, कि उसमें क्या दिया हुआ है, किस हवाले से है, इंफॉर्मेशन जो है उसको कंज्यूम करना है। देन उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मेन आइडिया और सपोर्टिंग पॉइंट, कि मेन आइडिया और जो सपोर्टिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस क्या है। ये स्किल्स हैं जो इस मैचिंग हेडिंग क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें अपने आप में इम्प्रूव करने हैं। देन उसके बाद जी पैराग्राफ और एंड सेक्शन का एम है, कि उस पूरे सेक्शन का एम क्या था, पैराग्राफ का एम क्या था। आफ्टर दैट जनरल कंटेंट ऑफ पैराग्राफ या सेक्शन या पैराग्राफ का जो जनरल कंटेंट है वो किस हवाले से है, वो क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या वो कोई रिसर्च है, कोई ब्लॉग है, या फिर इसके अलावा कोई हमें वो ऐसी इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि जो किसी बुक से रिलेटेड है या हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये एक जनरल कंटेंट में क्या दिया हुआ है उसमें। टिप्स क्या हैं इसको मैचिंग हेडिंग को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि रीड हेडिंग्स बिफोर यू रीड द पैसेज। अब मैंने बताया था कि कुछ जगहों पे हम पहले हेडिंग रीड कर रहे होंगे, क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे, और कुछ जगहों पे हम पहले पैसेज रीड कर रहे होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले क्वेश्चन ही रीड करने हैं और बाद में पैसेज रीड करना है, या पहले पैसेज रीड कर लिया तो बाद में क्वेश्चन। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइप हम लेके चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद मोर हेडिंग जो आपको रिक्वायर हैं उनके वाले से इंफॉर्मेशन लेना है। फिर आपने हेडिंग को एनालाइज करना है कि कौन सी हेडिंग किस पैराग्राफ के साथ मैच कर रही है। अब ये होता है कि हेडिंग 4 हैं, पैराग्राफ 6 हैं, नॉर्मली 5 से 6 छोटे छोटे पैसेज दिए होते हैं। तो आपने अगर 4 हेडिंग्स, आपने ये नहीं देखना कि या तो वो पहले पैसेज में से एक हेडिंग है और दूसरे पैसेज की दूसरी हेडिंग है, इस तरह नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि जो पहली हेडिंग है वो तीसरे पैसेज के साथ मैच कर रही हो, और जो तीसरी हेडिंग है वो पहले पैसेज के साथ मैच कर रही हो। यहाँ पे जो आंसर होंगे वो ऑर्डर में नहीं होते, कहीं पे भी कोई किसी भी पैसेज के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन मैच हो सकती है। ये मैचिंग हेडिंग वाला जो क्वेश्चन है इसमें आंसर ऑर्डर में नहीं होते, विदाउट ऑर्डर होते हैं। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने गौर से देख के करना है, ताकि मिसमैच ना हो जाए। कि एक हम जैसे लिसनिंग में था ना, कि हर क्वेश्चन जो होता है वो ऑर्डर में ही आ रहा होता है, कि पहले के बाद दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा। मैचिंग हेडिंग में आंसर ऑर्डर में नहीं आते। देन उसके बाद ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। ये जो आंसर है इसके ये ऑर्डर में होते हैं, ट्रू फॉल्स वाले ऑर्डर में होंगे, पहले के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। तो अगर पहला आपका हो गया है या आपको नहीं मिल रहा, तो आपको दूसरा नजर आ रहा है कि जी दूसरा मुझे ये आंसर लग रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पहला है उससे पीछे होगा, ना कि उसके बाद होगा। तो ये चीजें जो हैं ये माइंड में रखनी पड़ेंगी हमें। इसमें क्या है, जिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पैसेज में देखना होता है। देन अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। और आफ्टर दैट ओपिनियन, राइटर की ओपिनियन जो होती है, कि क्या वो ओपिनियन उसने दी हुई है कि नहीं दी हुई। कुछ जगहों पे राइटर के नाम होते हैं, ऑथर के नाम होते हैं। जब हम पैसेज करेंगे तो हम उसमें देखेंगे भी कि राइटर्स के नाम भी दिए होते हैं और उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है और वो किस तरह कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमने देखनी होती है। और बाद का तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं जो आपके पैसेज में नहीं दी हुई, क्वेश्चन में वो रिक्वायर नहीं है लेकिन पैसेज में दी हुई है। तो हम उसको क्या करते हैं, नॉट गिवन में कर देते हैं कि ये हमारे रेलेवेंट नहीं है। इसके टिप्स क्या हैं, कि द सेम इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन द पैसेज। अब सेम इंफॉर्मेशन से मैंने पहले भी बताया है कि पैराफ्रेजिंग होगी या सिनोनियम होंगे।
एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं होगा जो आपका दिया हुआ है। जैसे कि अगर कहीं पे वर्ड विजुअलाइजेशन दिया हुआ है और आपके क्वेश्चन में भी विजुअलाइजेशन है, तो समझे कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे ट्रैप है, उसके आगे पीछे आंसर होगा, एग्जैक्ट वो नहीं होगा। उसको घुमा के किसी ट्रैप डिस्ट्रैक्ट करके बताया गया होगा वो आंसर। देन ट्रू, नो, नो या फॉल्स जो है वो ऑपोजिट इंफॉर्मेशन होगी या ना दी हुई होगी, कंट्राडिक्ट कर रही होगी आपके ओरिजिनल क्वेश्चन से। और नॉट गिवन में आपको वो इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं मिल रही, या फिर उस किसी और हवाले से वो इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको चाहिए वो नहीं दी हुई। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दी थी बादशाह मस्जिद की। देन उसके बाद मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। इसमें क्या, इसका जो मेन स्किल क्या होते हैं कि जी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ स्किम कर लिया, एक ग्लिम्स ले लिया पैसेज का और आपने आइडिया देख के बता दिए जी ये आंसर है। यहाँ पे मैचिंग पैराग्राफ जो है इसके लिए पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। पैराफ्रेज द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी वो पैराफ्रेज की हुई होगी, और जो पैसेज की इंफॉर्मेशन होगी वो आपने उसके अकॉर्डिंग देखनी है कि वहाँ पे जो सेंटेंस का आइडिया है वो क्या दिया हुआ है। सेंटेंस का पूरे एक सेंटेंस से भी एक वर्ड निकल के आया होता है आपके क्वेश्चन में, तो वो आपने उसको मैच करना है कि क्या वो सेंटेंस जो बताया हुआ है पैसेज में उसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है। इसमें भी आंसर जो होते हैं वो ऑर्डर में नहीं होते, बेतरतीब होते हैं कि पहला आंसर चौथे पैराग्राफ में आ गया तो दूसरा आंसर छठे पैराग्राफ में आ गया, इस तरह ही होता है। और यहाँ पे अमूमन क्या दिया होता है कि आपने ABCD लिखना होता है, जो आपके आंसर होते हैं पैराग्राफ के जो साथ लिस्ट दी हुई होती है ABCD, वो लिखनी होती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये पैराग्राफ A में थी, ये इंफॉर्मेशन पैराग्राफ B में थी या C में थी। अगर आपने वहाँ पे वो वर्ड लिख दिया जो उन्होंने पूछा हुआ है और उस पैराग्राफ में है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें लेटर लिखने होते हैं, ना कि वर्ड। देन समरी कंप्लीशन है। समरी कंप्लीशन में उन्हें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होती है, जो स्किल्स हैं वो क्या चाहिए होते हैं। स्कैनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसको स्कैन करना होता है। देन उसके बाद आइडिया को अंडरस्टैंड करना और जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उनको देखना होता है। और सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड, और उसके अकॉर्डिंग आपने मौजूद जो वर्ड होंगे वो सिलेक्ट करने होते हैं। इसके लिए टिप्स क्या हैं कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ वर्ड नीडेड फॉर ईच गैप। हर गैप के लिए जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। वो नाउन हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि वो जो वर्ड होगा उसके इर्द गिर्द वो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, जिससे आपने एक अपना आपको एक आइडिया लेना है कि क्या वो वर्ड सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। बाद औक़ात वो वर्ड दिया होता है लेकिन जो उसका मीनिंग बन रहा होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता जो उन्होंने पूछा हुआ होता है। लोकेट द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इन ऑर्डर टू चूज द राइट वर्ड। के पैसेज में आपने इंफॉर्मेशन देखनी है कि राइट वर्ड क्या है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपने वो चूज करना है। ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन है आइल्स में वो पैराफ्रेज होती है या सिनोनियम दिए होते हैं। देन उसके बाद आपने जो पैसेज चूज करना है उसमें एक से ज़्यादा वर्ड दिए हुए होंगे आपके आंसर से रिलेटेड, लेकिन उनमें से एक ही देखना होगा कि आपका आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। माइनर सा वो ट्वीक कर देते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपके आपसे फ्यूचर में मांगी गई है, तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई होगी वो प्रेजेंट की दी होगी, तो इससे वो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपने वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देखनी है जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग दी हुई है।
अगर आपने जो क्वेश्चन है वहाँ पे जुमला इस तरह बना हुआ है कि वो फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव है इस वर्ड का, इस पैराग्राफ का, तो आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग देखनी है कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। देन उसके बाद ये जो आंसर होते हैं समरी कंप्लीशन वाले, ये भी ऑर्डर में होते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ग्रामेटिकली ये करेक्ट होने चाहिए। कि अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर पीछे आपका वर्ड ब्लैंक स्पेस है और आगे जो आप हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल के लिए शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पीछे वर्ड आएगा वो प्लूरल ही आएगा। और अगर पीछे वर्ड सिंगुलर है तो आगे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन। सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, वहां पे हमने पैराग्राफ से या सेंटेंस से आइडिया नहीं लेना होता है कि किस हवाले से बात की गई है और क्या वर्ड बताया गया है। यहाँ पे जो वर्ड होगा वो मोस्टली पैराफ्रेज नहीं होता, वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सेम वर्ड होता है जो आपने लिखना है, लेकिन उसकी जो ग्रामर है वो ये हो सकती है कि वहाँ पे प्लूरल या सिंगुलर यूज हो सकता है, लेकिन वर्ड सेम होगा। यहाँ पे आपको पैराफ्रेज वर्ड नहीं मिलेगा सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगी। तो इसके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्कैन करने की ज़रूरत होगी, अप्रोप्रिएट वर्ड देखने की ज़रूरत होगी, अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन इन पैसेज, पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आपको एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा। सेम इसके भी टिप्स हैं जैसे पीछे बताए हुए हैं कि ये वर्ड जो है गैप में वो नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको एग्जैक्ट एक के बाद एक ऑर्डर में दी हुई होगी, ना कि जैसे आपके मैचिंग हेडिंग में अनऑर्डर लिस्ट होती है, इस तरह नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्डर में ही होगी। तो आपने बस गौर करना है कि कौन सा वर्ड किसके बाद आ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं कि एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर हमें चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। ऊपर लिखा होता है कि जी ये 22 और 23 है या 24 और 25 है, कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे इस तरह उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होती है कि क्या ये ठीक है ये वाला या ये वाला ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपने टिप कौन सी यूज करनी है, यहाँ पे हम करते हैं एलिमिनेशन की टिप यूज। कि अगर कोई आपको लग रहा है कि ये वर्ड इसमें ये जुमला या ये जो वर्ड हेडिंग दी हुई है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसको क्रॉस करते जाते हैं। तो जो क्रॉस हो जाएंगे ग्रामेटिकली भी और सेंटेंस के आइडिया के हिसाब से भी, जो क्रॉस हो जाएंगे वो निकाल देंगे, बाकी जो होंगे वो आपके ठीक आंसर होंगे। तो यहाँ हम ज़्यादातर एलिमिनेशन वाली टेक्निक अप्लाई करते हैं मल्टीपल चॉइस में। इसमें सिर्फ अभी मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि सेंटेंस जो होगा अगर वो फ्यूचर का है तो आपने ये देखना है कि क्या वो फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर वो फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे हैं तो वही आंसर होगा। अगर वो पास्ट के हवाले से बात कर रहे हैं और आगे आपका जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब है कि आपका ये आंसर ठीक नहीं है, आपने उसको लेमिनेट कर देना है कि ये तो पहले बात हो चुकी है। कभी बार ऐसा भी होता है कि जो रीडर हैं वो वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं और वो सरप्राइज हो जाते हैं कि हाँ ये बात तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, आई एम सरप्राइज्ड। तो इसका मतलब है कि उसके बाद गौर करना है कि क्या वो उससे एग्री कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं बस इनको ही हमने लेके चलना होता है और इसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये मैंने पर्सनली यूटिलाइज की हैं ये वाली टिप्स और बड़ा फ़ायदा हुआ है इनसे। लिस्ट सिलेक्शन में भी सेम जैसे पहले हमने मैचिंग हेडिंग वाला होता है, इसी तरह की ये टिप्स होती हैं यहाँ पे भी यूटिलाइज। स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन है,
स्किल क्या क्या रिक्वायर हैं। अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन है कि पैसे की इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, आइडिया आइडेंटिफाई करना है। और ये भी पढ़ के हमें पता चलता है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब टेस्ट आता है तो सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ और लास्ट वन ये लाजमी कंप्लीट पढ़ते हैं। बाकी जो बीच में पैराग्राफ होते हैं उनकी पहली 2 लाइनें और आखिरी 1 लाइन पढ़ के हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्या इसमें दिया क्या हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर कोई डेट्स दी हुई हैं, कोई नाम दिया हुआ है, कोई प्लेस दी हुई है, किसी रिसर्च का जिक्र है, ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है, उसको हम साथ साथ हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं अगर इसके अकॉर्डिंग होगी तो वहाँ पे हम उसको पुट कर सकें। लिस्ट सिलेक्शन के टिप्स क्या हैं जी? रीड थ्रू द लिस्ट एंड प्रिपेयर पैराफ्रेजेस। यहाँ पे आपको पैराफ्रेजेस में ही अक्सर आंसर मिलेंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपने स्कैन की है वो इसके मुताबिक बन रही है कि नहीं बन रही। रीड थ्रू द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। क्वेश्चन को पढ़ें और जो कीवर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई करें। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और रेलेवेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना। आप में से कोई बता सकता है चैट में या माइक ओपन करके कि किस तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं, यानी उनकी टाइप क्या हो सकती है पार्ट ऑफ स्पीच में जो कीवर्ड हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अगर किसी को कोई आइडिया है तो। जी मैम, आप सही कह रही हैं। ज़्यादातर ये जो कीवर्ड्स हम हाईलाइट करते हैं वो नाउन्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं। जो वर्ब होते हैं वो कम होते हैं लेकिन होते हैं बहुत कम। ज्यादातर वर्ब के साथ जब जब वर्ब होगा ना तो उसमें फिर साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या इंग फॉर्म इस तरह की कोई ना कोई दी हुई होगी या प्रेपोजिशन दी हुई होगी जिससे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे तो वर्ब लगना है। वो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। जो नाउन और एडजेक्टिव हैं ये हमें अक्सर चीज नाउन अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमने इतना पढ़ा नहीं होता और हमें इससे आइडिया नहीं होता कि क्या ये वाकई नाउन है या ये कोई वर्ब है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है, हम फील कर रहे होते हैं ये तो वर्ब लग रहा है लेकिन वो होता नाउन है। और एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमें आपको आपको सबको एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो सबको पता है कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, कि किसी वर्ब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव लग रहा है। जैसे ही हमारे पास आंसर शीट और आता है टेस्ट, हम सबसे पहले एक ग्लिम्स देते हैं, पहले 2-4 मिनट एक ओवरव्यू लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस तरह के वर्ड आ रहे हैं। हम सबसे पहले उनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में जब हम आंसरिंग कर रहे हूँ तो हमें ये कीवर्ड माइंड में रह जाए। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो इस तरह के वर्ड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी कैप्चर हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन है, यहाँ पे अगर इस तरह की मेन हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन होगी ना तो आप फौरन उसको कैप्चर कर लेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, लिस्ट सिलेक्शन हो गया। देन उसके बाद देयर आर ऑलमोस्ट 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन रीडिंग जो डिफरेंट स्किल्स उनको रिक्वायर होते हैं उनको समझने के लिए और उनको आंसर करने के लिए। तो इसलिए हमें वो सारे जो टिप्स हैं और जो टाइप्स हैं उनको मास्टर करना होता है। और कोशिश करें कि अगर आप एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो पहले जब तक उसको मास्टर ना कर लें नेक्स्ट पे मूव ना करें। कि अगर आपको लगता है कि आपके जो मैचिंग हेडिंग्स हैं उसमें आपकी वीकनेस है तो आप पहले मैचिंग हेडिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन करें ताकि आपकी ये वीकनेस ख़त्म हो जाए। देन आप उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस वाले पे जाएं जहाँ पे समरी कंप्लीशन है, आप देख रहे हैं कि जी मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहे यहाँ पे क्या लगना है, फिर आप उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स को हल करें।
एक को कंप्लीट करने के बाद दूसरे पे जाएं, फिर तीसरे पे जाएं। इस तरह जब आप एट द एंड सारे टाइप आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, फिर आपको लग जाएगा पता कि जी मैं तो अब बहुत अच्छे से इनको आसानी से इजीली टैकल कर सकता हूँ। देन आप क्या करें, फिर आप अपने मॉक सेशन पे जाएं, मॉक सेशन दें आप अपने। और अगर कंजेक्टिवली 3 मॉक सेशन में आपका स्कोर 0.5 बैंड ज्यादा आ रहा है जितना आपको रिक्वायर है, इफ यू नीड 7 बैंड एंड यू गॉट इन 3 consecutive mock tests 7.5 or 8, then you are ready to go and appear in the test. ओके, कैटेगराइजेशन क्वेश्चन है, चूजिंग अ टाइटल। यहाँ पे भी वो यही बताया जाता है कि जो ये चूजिंग टाइटल वाला होता है ना, ये कंफ्यूजिंग है। जैसे वो पीछे मैंने बताया था, तो इस पे इतना टाइम स्पेंड ना करें ताकि आपका टाइम बाकी क्वेश्चन के लिए बच जाए। यहाँ पे ये एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है कि एक पूरा पैराग्राफ या पैसेज पढ़ के फिर उसमें से आपने एक आइडिया निकालना है कि जी क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो इसलिए इस पे इतना टाइम यूटिलाइज ना करें, पहले बाकी कर लें और इसको एंड पे रखना है। ये जो चूजिंग टाइटल है, चूजिंग हेडिंग्स है, ये इसको एंड पे रखें। उसके बाद है जी कैटेगराइजेशन क्वेश्चन है। ये सारी कैटेगरीज और ये सारे मिलते जुलते होते हैं, कोई इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस एक दो बार आप जब इनको गौर से रीडिंग वाला पार्ट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतने डिफरेंस नहीं है। बस उन्होंने एक कैटेगरी अलग-अलग कर दी है कि आपको समझने में आसानी हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, मिलते जुलते ही होते हैं। जब हम 1 घंटे में हमने अगर 3 बार भी तीनों पैराग्राफ को पढ़ लिया और 3 बार हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि हम कौन सा आंसर किसके साथ मैच कर रहे हैं, मैचिंग हेडिंग कौन सी है, आइडिया क्या है, इसके साथ लिस्ट कौन सी कंपेयर कर रही है। तो वो बहुत आसानी से हम उसको कर सकते हैं, सिर्फ गौर से 2 से 3 बार पढ़ना होता है। देन उसके बाद है जी मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। ये भी हमने पहले कर लिया था कि एंड पे जो अ, एक सेंटेंस दिया होगा तो उसके एंड पे कौन सा वर्ड आ रहा है। तो ये जब हम पढ़ेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाती है कि इस ये होता पैराफ्रेज्ड है, सेम नहीं होगा, पैराफ्रेज किया होगा और सिनोनियम किए दिए होंगे, और ग्रामेटिकली ये करेक्ट होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि आपने ये गौर करना है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे तो हमारा वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। हो सकता है हम अपने तई बिल्कुल ठीक करके आए हूँ, लेकिन वहाँ पे आगे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल था, तो पीछे हमने सिंगल फॉर्म में कर दिया, सिंगुलर कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो इसकी लिखी हुई है A to G, जैसे एग्जांपल में ये लिखा हुआ है आंसर द यूजली लेटर्स, तो यहाँ पे हमने वर्ड नहीं लिखने होते, लेटर लिखने होते हैं। अगर वर्ड लिख देंगे तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर इंस्ट्रक्शन अच्छे से दी हुई होती हैं कि आपको क्या रिक्वायर है यहाँ पे। देन टेबल कंप्लीशन है। ये भी सेम उसी तरह है जैसे हमने सेंटेंस समरी की थी, तो इसमें भी टेबल कंप्लीशन आपने जैसे लिसनिंग में देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें एक टेबल टाइप दिया होता है। तो ये इसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास कुछ प्लेस का नाम अगर दिया हुआ तो आगे वो स्पेस छोड़ी हुई है कि जी इस प्लेस का नाम क्या है, तो आपने पैसेज में से देख के लिखना होता है। हो सकता है कहीं पे किसी चीज़ की अमाउंट लिखी हुई हो और डॉलर साइन या पाउंड साइन दिया हुआ हो, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन ब्लैंक छोड़ी हुई हो कि यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है कि कितनी अमाउंट है। ये भी होता है कि आपको बाज़ औक़ात चीज़ का नाम लिखा होता है, जैसे चेयर है, टेबल है, तो आगे उसके शेप के लिए स्पेस छोड़ दी जाती है, मेजरमेंट के लिए स्पेस छोड़ दी जाती है, और वो पैसेज में दी हुई होती है, तो वहाँ से आपने उसको देख के लिखना होता है।
देन फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट भी हमने लिसनिंग में भी किया था, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये भी ऑर्डर में आएगी। ये इस तरह नहीं होती फ्लो चार्ट वाली इंफॉर्मेशन भी कि ये बगैर ऑर्डर के नहीं होती। बगैर ऑर्डर के सिर्फ हेडिंग मैचिंग्स हैं, और ये जो आइडिया मैचिंग है, ये दो तीन क्वेश्चन है टाइप्स, ये बस आपको मिलेंगी कि आपको वो बगैर ऑर्डर के आएंगी। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑर्डर में ही होते हैं और फ्लो में होते हैं, कि पहले के बाद दूसरा ही आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो इसमें फ्लो चार्ट में भी पहली इंफॉर्मेशन के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद फिर तीसरी, देन इस तरह ये दिया होता है। और होता ये भी पैराफ्रेज है, या सिनोनियम दिए होंगे या पैराफ्रेज दिए होंगे, और आपने उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट जो भी आपका आंसर होगा वो लिखना होगा। यहाँ पे ये भी होता है कि एक पूरा पैसेज दिया हुआ है और आगे जो फ्लो चार्ट है उसमें सिर्फ एक वर्ड आना है, लेकिन जो पैसेज का आइडिया है वो उस वर्ड की जगह पे आपने पुट करना है। तो इसलिए इसको भी स्कैन करना पड़ता है, पूरे पैराग्राफ को। यहाँ तक ये हमारे आज सारे इसके एक दो रह गए हैं। अच्छा, डायग्राम कंप्लीशन मैंने पहले बता भी दिया है कि डायग्राम कंप्लीशन जो है वो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी होगी, लेकिन पैसेज में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपकी वहाँ पे होगा। हो सकता है वहाँ पे सर्कल को राउंड कहा गया हो, तो आपने वो चीज़ें भी गौर से देखनी है कि किस वर्ड को किसके साथ तशबीह दी गई है, और फिर उसको लिखना है वहाँ पे डायग्राम में। जैसे हम लेबलिंग करते हैं लिसनिंग में, इसी तरह यहाँ पे भी डायग्राम की स्पेस दी हुई होती है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन जो लोकेटेड है स्पेसिफिक पैराग्राफ में वही लिखनी है पैराग्राफ से उठा के। और देन हम ये ज़्यादातर नाउन होंगे और वर्ब होंगे आंसर जो ज़्यादा इसमें रिक्वायर होते हैं, और ये भी ऑर्डर में नहीं होते, डायग्राम वाले भी इन ऑर्डर होते और अन ऑर्डर होते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं देखा अभी तक, हो सकता है ये हूँ। अगर इसका पढ़ लेते हैं, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन द पैसेज, अंडरस्टैंडिंग डिटेल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। देन इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वर्ड्स यू नीड फॉर ईच आंसर, नाउन एंड वर्ब। देन उसके बाद पैराफ्रेज वोकेबलरी, इसमें वो पैराफ्रेजिंग होगी, ये भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिए होंगे। उसके बाद आपने पैसेज को स्कैन करना है अच्छे तरीके से, तब आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं। जो इसके आंसर होंगे, यू कैन यूज फॉर द आंसर मैनी वर्ड्स भी हो सकते हैं और दो वर्ड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे वो बताए ऊपर इंफॉर्मेशन दी होगी इंस्ट्रक्शन में कि आपको 3 वर्ड रिक्वायर हैं, 4 वर्ड रिक्वायर हैं, कितने चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग दिया होगा। और ये भी ऑर्डर में होंगे शॉर्ट क्वेश्चन वाले भी। कल से हम इंशाल्लाह पैसेज 1 करेंगे किसी भी प्रीवियस टेस्ट में से, और उसमें जो भी हमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो भी हम आंसर क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के वहाँ पे आए हुए हैं, उनको फिर हम सॉल्व करेंगे। और आप लोगों की इनपुट भी चाहिए होगी, अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, देन वी विल स्टॉप द सेशन बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। एनी सजेशन किसी की तरफ से? जी सर, कफील बोलिए। जी सर, मेरा अच्छा क्वेश्चन, सॉरी मैम। इट्स ओके सर। मेरा क्वेश्चन था, आज मेरी फर्स्ट क्लास मैंने ली और आपकी लास्ट वीक की एक लिसनिंग की क्लास ली थी। तो इसमें ये होता है, मैंने फर्स्ट टाइम ये ली है क्लास, तो मुझे ये नहीं पता कि किस मॉड्यूल से शुरू करनी होती है तैयारी। किसी भी मॉड्यूल से आप शुरू कर सकते हैं? मैम यूजुअली ना हम कर रहे होते हैं लिसनिंग से स्टार्ट, क्योंकि लिसनिंग थोड़ा सा इजी लगता है हमें।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिसनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, और लिसनिंग के साथ आपको पता है स्पीकिंग रेलिवेंट है, और रीडिंग के साथ जो है राइटिंग है। तो दो मॉड्यूल तो हमें वो प्रोवाइड करते हैं कि इनमें से आंसर दें आप, आइल्स वाले। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग। हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि ये दोनों में ज़्यादा मास्टरी की जाए, क्योंकि ये इसमें स्टूडेंट्स जो हैं 9/9 ले लेते हैं। सही यहाँ पे सही सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। आप कोशिश करें कि साथ साथ आप लिसनिंग की एक दो टेस्ट डेली कर लें, तो इतना इशू नहीं होता। एक तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा एक पे लगाएं, फिर उस थोड़ा सा रेस्ट दें, फिर 1 घंटा दूसरे पे लगाएं। तो आप साथ साथ लिसनिंग भी कर लें। हम ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि लिसनिंग एंड रीडिंग जो है ना, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बाकी आपको पता है कि हम इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए स्पीकिंग में भी हमें मसला आ सकता है, और राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला आता है। कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो राइटिंग है वो तकरीबन उसके 7 to 7.5 इसके अराउंड ही बैंड अक्सर अक्सर लोगों के एवरेज के रहते हैं। बहुत कम है जिनके 8 से ऊपर जाए राइटिंग में, क्योंकि यार राइटिंग में कहीं ना कहीं कोई कॉमा, कोई मिस्टेक, कोई छोटी मोटी रह जाती है। तो इसलिए हमारा भी फोकस यही होता है कि जो हम बैंड जहाँ से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है हम उस पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमें जो बाकी हमारी तरफ से इनपुट है राइटिंग की और स्पीकिंग की, उसमें अगर कहीं पे कोई कमी रह जाए तो वो उधर से एवरेज पूरी हो जाए। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि लिसनिंग एंड राइटिंग रीडिंग, तो आप साथ साथ लिसनिंग कर लें। इतना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह की जो भी सारी गाइड है वो स्लैक पे दी हुई है। वहाँ पे एक तकरीबन कोई 200 पेजेस की गाइड भी दी हुई है, जिसमें कुछ वोकेबलरी रिलेटेड चीज़ें भी हैं, और स्पीकिंग के हवाले से कुछ फ्रेजेस भी दिए हुए हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सही सही। और इसके अलावा सर आपने एक टिप शेयर की थी कि एक ही टेस्ट को आपने 3 टाइम्स करना है, तो जी थर्ड थर्ड टाइम उन तीनों के आंसर्स थर्ड टाइम चेक करने हैं या साथ साथ चेक जी करना जी, नहीं 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 नहीं, पहले एक दफ़ा टेस्ट करें आप, है? उसको सही आप छोड़ दें, आंसर चेक नहीं करना। सही दोबारा कोई घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे रेस्ट करें, फिर सेम टेस्ट दोबारा करें, सही फिर उसको छोड़ दें, उसको फिर आंसर उसके फिर भी चेक नहीं करने। थर्ड टाइम आप जब 1-1.5 घंटे के बाद चेक करेंगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि आपकी लिसनिंग पावर बेहतर हो गई है। और उसी टेस्ट का जो पहले आंसर थे वो देखिएगा, और लास्ट वाले थर्ड वाले के देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सही सही और आपको वहाँ पे ये भी आपकी वीकनेस भी पता चलेगी कि आप किस में वीक हैं, कौन से आपके जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो आपको समझ नहीं आ रहे। जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे जो मल्टी एमसीक्यूज हैं लिसनिंग में, मुझे उनमें कन्फ्यूजन होती है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं उन पे फोकस करूँ। तो सही आपको पता चल जाएगा कि आपको मल्टी एमसीक्यू जो हैं उनमें मसला आ रहा है, या आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं वहाँ पे इशू आ रहा है। कौन से टाइप में आपको मसला है, आपको वहाँ पे वो भी नज़र आ जाएंगे कि जिसके हर दफ़ा गलत होंगे, समझ लें कि आपकी वो वीकनेस है। आप उस पर तो ज़्यादा फिर उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा करिएगा। ये जो वेबसाइट शेयर की थी एंगनोवेट, इसमें ये बड़ा अच्छा फीचर है कि ये फिल्टर किया जा सकता है, हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन चाहिए तो हम सिर्फ एमसीक्यूज को सिलेक्ट करके सारे टेस्ट उसी पे कर सकते हैं। अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले चाहिए, यानी समरी कंप्लीशन या इस तरह के, तो हम उसको फिल्टर करेंगे और सारे उस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम अपने जिसमें ज़्यादा वीकनेस है उसी पे ही फोकस करें हम ज़्यादा। सही सही। ठीक है सर। जी थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। सर एक कल इंशा क्वेश्चन था, काइंडली अगर आप जी इजाजत सर। दें।
अच्छा सर, जी जी ये सर। पूछना था कि जो आप इस 13 अक्टूबर से जो कोर्स स्टार्ट होगा, इसके जो सारे लेक्चर्स हैं तो ये जी यूट्यूब जी पे सर। अपलोड होते हैं या फेसबुक पे हैं? सर यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे नहीं है, ये सारे यूट्यूब पे हैं। ये क्योंकि अब यूट्यूब। ना वो थोड़ा सा, जी जी, अब थोड़ा सा वो सिनेरियो चेंज हो गया है कि आई कोड के जो भी है ना वो लाइव भी यूट्यूब पे चल रहे होते हैं और अपलोड भी ज़्यादा यूट्यूब पे होते हैं। फेसबुक पे वो फिर सबको परमिशन देना पेज की कि आप अपलोड कर सकें, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा था, तो इसलिए यूट्यूब पे हो रहे होते हैं ये सारे। चल, उसका कोई लिंक वगैरह या जस्ट ये आई कोड गुरु लिखें और वो इस तरीके से आ जाएंगे? जी जी, आई कोड गुरु चैनल लिखें, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हर टाइम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे ये 4 बजे वाला है तो जी 4 बजे वाले की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे। चलिए, राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जजाकल्ला सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।